जर्नी देखेंगे तो मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, दूसरे में मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ, तीसरे में प्रीलिम्स फेल हो गया हूँ। तो बहुत ही मतलब मेरी डाउनवर्ड स्पाइरल रहा है। इसकी वजह से बहुत बार दिमाग में आया भी है कि अब छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन, ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है। बट फिर ये है कि जब मैं तीसरा प्रीलिम्स फेल हुआ था तो मैंने आंसर राइटिंग बहुत जगह की है, बहुत सारी आंसर राइटिंग की है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पहले फियर था आंसर राइटिंग का। तो मैंने कुछ कुछ आंसर कुछ कुछ अपने पेपर्स लिख के रियासत सर को ही भेजे थे फॉर इवैल्यूएशन। फिर उन्होंने मुझे मेरे आंसर्स पढ़ के मुझे फ़ोन पर ही फीडबैक दिया। उससे एक रात पहले बुखार हो गया था। तो लिटरली मैंने GS3 और GS पेपर 4 दोनों 102 बुखार में दिए हैं, और फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े बिकॉज फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। और फिर उसके बाद ही मैंने अपने ऑप्शन के पेपर दिए। सो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला जाहिद और इनसे हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इन्होंने अपनी लाइफ की किस तरह से प्रिपरेशन की उस सारे बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका रैंक क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला जाहिद है और इस बार मैंने रैंक 744 रैंक में CSC क्वालिफाई किया है। एंड सर, आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? मैंने 1 साल जॉब करी थी सीमेंस लिमिटेड बैंगलोर में। 2019 से मैंने जॉब छोड़ के तैयारी शुरू की थी और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, इसे मैंने क्वालिफाई किया है। और रही बात जर्नी की, तो मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, थर्ड में आई फेल इन प्रीलिम्स, एंड फॉर्चुनेटली इन फोर्थ अटेम्प्ट आई क्वालिफाइड ऑल द स्टेजेस। एंड सर, जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसने देखा, और या खुद खुद से आपने देखा या किसी ने बताया आपको? देखिए, रिजल्ट आने का तो 16 तारीख का लगभग सबको पता ही था। तो दोपहर में मैं अपने मोबाइल पर ही था कि जल्दी से रिजल्ट आए। फिर रिजल्ट मैंने खुद देखा और फिर सबसे पहले देखने के बाद अपने माँ बाप को इसकी खबर दी है और वो बहुत खुश हुए सुन के। एंड सर, जैसा देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? क्या डिफरेंस देखा आपने, चेंजेस देखे, वो बताएं। एक्चुअली पिछले 3-4 साल में थोड़ा UPSC की प्रिपरेशन की वजह से मैं कट ऑफ ही था। तो जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे रिलेटिव से वापस से बात हुई, तो अच्छा लगा सब लोगों से बात करके। एंड सर, आपकी अपने पापा से बात हुई, उनसे क्या बातचीत थी, वो बताना चाहें थोड़ा। जी, जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को बताया था, बिकॉज़ मेरी जैसे मैं बिलॉन्ग करता हूँ अफ़ज़लगढ़ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मेरी फैमिली, माँ बाप सब देहरादून शिफ्ट हुए ताकि हम एक अच्छी एजुकेशन का ले सकें। तो कहीं न कहीं जब मैंने उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो कहीं न कहीं जो हमारा देहरादून जाने का मकसद था अच्छी तालीम पाने का, वो मुकम्मल हुआ। तो पापा को बहुत अच्छा लगा। सर, जैसा हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर एलीट बच्चे जो आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे घर से होते हैं, तो आपका बैकग्राउंड कैसा था फैमिली वाइज? आप किस तरह से थे, वो बता सकें? कि बैकग्राउंड के मामले में मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, अफजलगढ़ से। और रही बात फैमिली की, मेरे पापा एक ट्रांसपोर्टर हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, और हमारे मतलब दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं है जो किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो। तो कहीं नहीं। और रही बात UPSC एग्ज़ाम की, UPSC एग्ज़ाम इंडिया का ऐसा एग्ज़ाम है, लाइक वो एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन को बिलोंग करता हो। तो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की यही खास बात है। और मैं भी एक आम बैकग्राउंड से आ रहा हूँ और मैं क्वालिफाई किया हूँ, तो मतलब एग्ज़ाम इट इज़ ए वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड। एंड सर, इस एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी कम आते हैं, तो ऐसा क्या मोटिवेशन रहा था और फैमिली सपोर्ट कैसा था आपको लेके, ये बताएं थोड़ा। जैसे इस बार भी अगर हम देखें तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, बिकॉज लोगों को पता चल रहा है इस एग्ज़ाम के बारे में। जो रोल मॉडल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा मोर ज़्यादा एक्सेसिबल हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ मुस्लिम्स भी इसमें बढ़ रहे हैं। और रही बात फैमिली की, तो फैमिली का सपोर्ट मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मुझे भी 3-4 साल लगे हैं। 4 साल तक अकेले सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और जनरली ज़्यादातर फैमिली सपोर्ट करती हैं जब तक कामयाब ना हो बच्चा। एंड सर, प्रिपरेशन के दौरान तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही होगी, पर फ्री टाइम कैसा बीता था आपका? जब फ्री टाइम में होते, मूवीज़ देखते थे, क्या क्या करते थे आप? मेरी मेजरली प्रिपरेशन हुई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया RCA से। तो वहाँ पर जब हमारे पास फ्री टाइम होता था, वहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास खेलने के ज़रिए हुआ करते थे। जैसे हम लॉन में खेलिया करते थे, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी टेबल टेनिस। तो एक्टिवली मैं जब भी ब्रेक लिया करता था तो मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ करता था। तो वो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ रिफ्रेशमेंट की तरह भी काम किया करता था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप जामिया RCA से हैं और मैं भी जामिया से ही हूँ, तो हमारा एलुमनाई नेटवर्क एक तरह से सेम हुआ। एंड सर, जामिया RCA तो ये खुद में ही एक रिनॉन वो है, इंस्टीट्यूशन है।
तो यहाँ से काफ़ी बच्चे जो है निकल रहे हैं। इस साल ही हम देखते हैं कि 31 के आसपास स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन में क्या सिखा रहे हैं कि इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, 100 बच्चे होते हैं और उसमें से इतना अच्छा रेशो? मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी बात जो फैक्टर होता है दैट इज़ द पीयर ग्रुप। वहाँ पे जो और आपके जो बच्चे हैं साथ में, वो मेजरली बहुत एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आते हैं। तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो 200-250 बच्चे रिसाइड कर रहे हैं, वो एक अच्छा कंपटीशन क्रैक करके आ रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो सीनियर्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं, जो कि मान लें कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी आईपीएस हैं, जो कि ईओएल पर हैं, कुछ आईआरएस है, तो वो बहुत अच्छे से कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो वो दे आर एक्सेसिबल 24/7। एंड सर हाँ, ये इंस्टीट्यूशन जो है इससे इतने बच्चे निकल रहे हैं, बट इसका इतना नाम नहीं है जितना हम देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि ये इतना नीचे है, इसका सुनने को नहीं मिलता इतना? सर आप जामिया आरसीए की बात कर रहे हैं? सर मैं मतलब इस पॉइंट पे तो मैं एग्री नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे जो मेजरली कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं दे आर अ कमर्शियल एंटिटीज़, जबकि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है वो एक ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक कॉमन सोशल कॉज के लिए काम कर रहा है। तो हम दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी, वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 200-250 बच्चों की है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर्स कम ही होंगे, और जो नॉर्मल कोचिंग कैपेसिटी होती है वो हज़ारों में होती है। बट सर इफ़ यू लुक एट द परसेंटेज, वो जामिया का बहुत अच्छा है। एंड सर जामिया आरसी से तो आपने पढ़ाई की ही, उसके अलावा आपने कहाँ से कुछ लिया एक्स्ट्रा, कुछ बता सके? जी मतलब मैंने अपने इनिशियल फेज़ में कोचिंग ली थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरा जर्नी थोड़ा लंबा रहा है 3-4 साल का, तो मुझे बीच-बीच में बहुत सारे मेंटर्स की ज़रूरत पड़ी है। और मैंने अपने आखिरी वाले ईयर में कहीं न कहीं जो हमारे रियासत सर हैं उनसे ही मैं कॉन्टैक्ट में रहा हूँ, उन्होंने मुझे रेगुलरली सपोर्ट किया है। और इसके अलावा मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं लाइक जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। सर आपने जैसे बताया रियासत सर हैं, तो उन्होंने आपकी आंसर राइटिंग में किस तरह से हेल्प करी, वो बता सकें? जी बीच में लाइक मैंने आंसर राइटिंग बहुत जगह की है, बहुत सारी आंसर राइटिंग की है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पहले फियर था आंसर राइटिंग का। तो मैंने कुछ कुछ अपने पेपर्स लिख के रियासत सर को ही भेजे थे फॉर इवैल्यूएशन, फिर उन्होंने मुझे मेरा आंसर्स पढ़ के मुझे फ़ोन पर ही फीडबैक दिया था। तो सर जब आपने अपना पहला आंसर लिखा होगा तो उस टाइम कितने नंबर थे आपके, एंड फिर जब रियासत सर ने एवेल्युएट किया उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट दिखी आपको, वो बता सकें? जी देखिए मेरी प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी 2019-20 में, तो कहीं ना कहीं मेरा बेसिक तो बिल्डअप हो ही चुका था आंसर राइटिंग का। तो रियासत सर ने एंड में आके थोड़ा फाइन ट्यून कराया था बस। एंड सर बात करें पर्सनल चैलेंजेस की, तो इतनी लंबी जर्नी रही आपकी, तो पर्सनल चैलेंजेस के बारे में कुछ बताना चाहे कि क्या क्या फील हुए आपको? ये पर्सनल चैलेंजेस में तो जैसे आप मेरी एक जर्नी देखेंगे तो मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, दूसरे में मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ, तीसरे में प्रीलिम्स फेल हो गया हूँ, तो बहुत ही मतलब मेरी डाउनवर्ड स्पायरल रहा है। इसकी वजह से बहुत बार दिमाग में आया भी है कि अब छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन, ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है। बट फिर ये है कि जब मैं तीसरा प्रीलिम्स फेल हुआ था, तो मेरे एक सीनियर है मोहिबुल्ला अंसारी नाम के, तो मैंने उनसे बात करी थी, वो भी आईपीएस हैं, तो उन्होंने मुझे वापस से थोड़ा मोटिवेट किया था कि एक बार और अच्छे से अटेम्प्ट दो। तो कहीं न कहीं तभी मैं वापस से 1-2 महीने का मैंने ब्रेक लिया थर्ड अटेम्प्ट के बाद, और फिर मैंने वापस से फोर्थ अटेम्प्ट की तैयारी की है। और चैलेंज की बात जब आ रही है, तो जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट का इस वाले अटेम्प्ट का मेंस दे रहा था, तो मुझे पेपर जीएस के पेपर 3 और पेपर 4 उससे एक रात पहले बुखार हो गया था। तो लिटरली मैंने जीएस 3 और जीएस पेपर 4 दोनों 102 बुखार में दिए हैं, और फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े बिकॉज फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था। और फिर उसके बाद ही मैंने अपने ऑप्शन के पेपर दिए हैं। तो इसलिए अभी मुझे खुद भी नहीं पता मैं जीएस 3 जीएस 4 में एक्चुअली क्या लिख के आया हूँ, बिकॉज वो बुखार में दिए थे दोनों के दोनों पेपर। और फिर चलिए जब ये वाली चीज़ हो गई है, फिर उसके बाद इंटरव्यू था मेरा 21 मार्च को, उससे थोड़े दिन पहले मुझे टाइफाइड हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें यही लगता है कि अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो शायद नहीं होना चाहिए था, बट ये है कि हमारी 4 साल की मेहनत है, तो कहीं ना कहीं हमारी मसल मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था, जो पहले से हमने पढ़ रखा था, वही ऐसे वक्त में काम आया है। बाकी इस एग्ज़ाम में थोड़ा हार्ड वर्क के साथ किस्मत तो चाहिए होती है, तो थोड़ा सा लक भी काम किया है इस बार मेरे फेवर में। एंड सर हमने वीडियो तो बहुत सारी करी, उसमें हमने प्रीलिम की स्ट्रेटेजी, मेंस की सारी चीज़ें बहुत बात करी है। बात करते हैं लाइक आपका जो पर्सनल है, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते थे, उसके अलावा आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट, जैसे मूवीज़, स्पोर्ट्स, क्रिकेट्स, ओके? जी मतलब मैं बचपन से ही मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, वेदर इट इज़ क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस,
फुटबॉल, तो मतलब मैं रेगुलरली इसमें भी इन्वॉल्व रहा हूँ। सर सर के पास टाइम बहुत कम है, वरना हम इस इंटरव्यू को बहुत आगे तक भी ले जा सकते थे। तो यहीं पर इंटरव्यू को एंड करते हैं। हो सकता है कि हम आगे सर से बात करें, और तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।